दोस्तों बात की जाए तो एक बेहतरीन मूवी की जो कि हमें देखने को मिलने वाली है स्पीड 2 या इसका एक जैसे दूसरा तीसरा पार्ट दोनों एक साथ भी हमें देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 1994 में आई स्पीड के अगले पार्ट के बारे में। वैसे इस टाइटल से और भी कई मूवीज़ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1994 की इस मूवी के बारे में। तो पूरी जानकारी इस मूवी के अगले पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन डे बोंट ने किया है, जो कि उनके फीचर निर्देशन की पहली फिल्म है, और पटकथा ग्राहम योस्ट ने लिखी है तथा इसमें कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मॉर्टन और जेफ डेनियल ने अभिनय किया है। यह एक बस के इर्दगिर्द घूमती है जिसे एक लुटेरे ने इस तरह से तैयार किया है कि अगर इसकी गति 50 मील प्रति घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 22.35 मीटर सेकेंड से कम हो जाए तो यह फट जाएगी। फिल्म का प्रीमियर हॉलीवुड में 7 जून 1994 को हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में 10 जून 1994 को रिलीज किया गया। यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 30-37 मिलियन के बजट पर $350.4 मिलियन की कमाई की, जो 1994 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव, संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। अपनी रिलीज के बाद से स्पीड को 1990 के दशक की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है। इसने रीव्स को एक एक्शन फिल्म के प्रमुख व्यक्ति के रूप में और बुलॉक को हॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया। एक सीक्वल, स्पीड 2, क्रूज कंट्रोल, जिसका आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन हुआ, 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना और बुलॉक को मुख्य भूमिका में लेकर रिलीज किया गया। कथानक: लैप्ड स्वॉट अधिकारी जैक ट्रेवेन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बम से हमला करने के प्रयास को विफल कर दिया। जब वे हमलावर को घेर लेते हैं तो वह हैरी को बंधक बना लेता है। जैक हैरी के पैर में गोली मारता है, जिससे हमलावर उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। हमलावर भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे लगता है कि वह खुद को मार रहा है। जैक और हैरी की प्रशंसा लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा की जाती है। हैरी को जासूस के पद पर पदोन्नत किया जाता है और दोनों भागीदारों को पदक मिलता है। हालांकि घटना से बचने के बाद हमलावर टीवी से देखता है। अगली सुबह हमलावर द्वारा लगाए गए दूसरे बम से एक मास ट्रांजिट बस में विस्फोट होता है। जैक से संपर्क करने पर वह बताता है कि एक अलग बस में तीसरा बम लगाया गया है, जो 50 मील प्रति घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने पर सक्रिय हो जाएगा और 50 से नीचे गिरने पर विस्फोट हो जाएगा। बम बनाने वाला व्यक्ति $3.7 मिलियन की फिरौती भी मांगता है और धमकी देता है कि अगर कोई यात्री बस से उतरा तो वह उसे रिमोट से उड़ा देगा। जैक फ्रीवे ट्रैफिक को चीरता हुआ बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही लगा हुआ होता है। बस में सवार एक अपराधी, जिसे डर है कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, अपनी बंदूक से अचानक गोली चलाता है, जिससे गलती से बस चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री, एनी पोर्टर, सैम की जगह लेती है। जब वह उसे मदद दिलाने के लिए गाड़ी को धीमा करने की कोशिश करती है, तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को फोन करता है। बस को बंद फ्रीवे सेक्शन पर चलाने की अनुमति मिल जाती है। मैक मांग करता है कि वे यात्रियों को एक फ्लैटबेड ट्रेलर में उतार दे, लेकिन जैक उसे बम बनाने वाले की धमकी के बारे में चेतावनी देता है। इसके बाद बमवर्षक जैक को दोबारा फोन करता है। सैम को चिकित्सा सहायता के लिए विमान से उतारने के लिए राजी करने के दौरान
एक यात्री को उतरने का प्रयास करते देखने के बाद बमवर्षक एक छोटा बम विस्फोट करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का कुछ हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को तेजी लाने के लिए मनाता है ताकि वे अंतराल को पार कर सकें। बाल सफल होने के बाद वह उसे लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निर्देशित करता है, जिसके रनवे पर कोई अवरोध नहीं है। इस बीच हैरी को पता चलता है कि बमवर्षक हॉवर्ड पायने नामक अटलांटा पीडी बम दस्ते का अधिकारी है। हैरी एक स्वॉट टीम को पायने के घर ले जाता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने के अंतिम प्रयास में जैक एक स्लेज पर बस के नीचे जाता। जब यात्री उसे वापस बस में पकड़ लेते हैं, तो जैक को पता चलता है कि पेन एक छिपे हुए निगरानी कैमरे से यात्रियों पर नजर रख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक ने एक स्थानीय समाचार दल से प्रसारण रिकॉर्ड करने को कहा और यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतारने के दौरान पेन को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित किया। जैक और एनी एक फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से भाग निकलते हैं, इससे पहले कि खाली बस एक बोइंग 707 मालवाहक विमान से टकरा जाए और विस्फोट हो जाए। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्शिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप की गई रिकॉर्डिंग से मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतजार कर रही है। गुस्से में पेन एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक मेट्रो रेड लाइन सबवे में पेन का पीछा करता। पेन एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को एक खंभे से हथकड़ी लगाता है और ट्रेन को गति देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोल को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर को मारने के बाद पेन पैसे से रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है तो वह क्रोधित हो जाता है, जिससे नकदी खराब हो जाती है। पागल पेन ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है। हालांकि जैक पेन के सिर को ऊपर धकेलता है और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। जैक एनी की बनियान को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन पेन के पास चाबी होती है और इसलिए वह उसे पोल से मुक्त नहीं कर पाता। पेन द्वारा कंट्रोल पैनल पर गोली चलाए जाने के बाद से ट्रेन की गति धीमी करने में असमर्थ जैक ने उसे ट्रैक से कूदने के लिए तेज कर दिया। ट्रेन एक निर्माण स्थल से गुजरती है और हॉलीवुड बुलेवार्ड पर जाकर सड़क पर रुक जाती है। सुरक्षित, जैक और एनी एक दूसरे को चूमते हैं, जबकि भीड़ हैरानी से देखती रहती है। रालना, कीनू रीव्स, अधिकारी जैक ट्रेवेन के रूप में, डेनिस हॉपर, हॉवर्ड पेन, सैंड्रा बुलॉक, एनी पोर्टर के रूप में, जो मॉर्टन, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन, जेफ डेनियल्स जासूस हैरी टेम्पल के रूप में, एलन रक, डग स्टीफंस, ग्लेन प्लमर मॉरिस के रूप में, बेथ ग्रांट हेलेन के रूप में, हॉथोर्न जेम्स सैम सिल्वर, कार्लोस कैर्रास्को ऑर्टिज, डेविड क्रिएगेल टेरी के रूप में, नात्सुको ओहामा श्रीमती कामिनो के रूप में, डैनियल विलारियल रे के रूप में, मार्गरेट मेडिना ऑफिसर रॉबिन के रूप में, जॉर्डन लुंड बैगवेल के रूप में, रॉबर्ट मेलहाउस युवा कार्यकारी के रूप में, पैट्रिक फिशलर बॉब के रूप में कार्यकारी के मित्र, पैट्रिक जॉन हर्ले सीईओ के रूप में, सुसान बार्न्स महिला कार्यकारी के रूप में, नीशा फोल्क्सलेमेले श्रीमती मैकमोहन के रूप में, रिचर्ड लाइनबैक सार्जेंट नॉरवुड के रूप में, बेयू स्टार आयुक्त के रूप में, रिचर्ड शिफ ट्रेन ड्राइवर, जॉन कैपोडिस बॉब बस ड्राइवर, थॉमस रोजलेस जूनियर विन्नी के रूप में, सैंडी मार्टिन बारटेंडर के रूप में। उत्पादन, फिल्म के एक हिस्से में बस को यातायात के बीच से अंतर्राज्यीय 110 पर जाते हुए दिखाया गया है। लिखना, पटकथा लेखक ग्राहम योस्ट को उनके पिता
कनाडाई टेलीविजन होस्ट एलवी योस्ट ने 1985 की फिल्म रनवे ट्रेन के बारे में बताया था, जिसमें जॉन वोइट ने अभिनय किया था, जो एक ऐसी ट्रेन के बारे में है जिसकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यह फिल्म जापानी फिल्म निर्माता अकीरा कुरोसावा की 1963 की अवधारणा पर आधारित थी। एलवी ने गलती से मान लिया था कि ट्रेन की स्थिति बोर्ड पर बम के कारण थी। वास्तव में इस तरह की थीम का इस्तेमाल 1975 की जापानी फिल्म द बुलेट ट्रेन में किया गया था। वोइट फिल्म देखने के बाद ग्राहम ने फैसला किया कि यह बेहतर होता अगर बस में बम होता और बस को वास्तविक विस्फोट को रोकने के लिए 20 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि इसे बढ़ाकर 50 मील प्रति घंटा कर दिया जाए। 6. फिल्म का अंत 1976 की फिल्म सिल्वर स्ट्रीक के अंत से प्रेरित था। उन्होंने महसूस किया कि न्यूनतम का उपयोग करने से शीर्षक पर तुरंत नकारात्मक अर्थ लागू हो जाएगा और बस इसका नाम बदलकर स्पीड कर दिया। 6. योस्ट की आरंभिक पटकथा के अनुसार फिल्म पूरी तरह से बस में घटित होती। कोई लिफ्ट या मेट्रो दृश्य नहीं था, बस डोजर स्टेडियम के चारों ओर चक्कर लगाती क्योंकि इसमें गोल गोल घूमने की क्षमता थी और बस के हॉलीवुड साइन से टकराने और उसे नष्ट करने के साथ इसका समापन होता। 7. पटकथा खत्म करने के बाद योस्ट अपना विचार पैरामाउंट पिक्चर्स के पास ले गए, जिसने फिल्म को हरी झंडी देने में रुचि व्यक्त की और जॉन मैकटिर्नन को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों प्रीडेटर, डाई हार्ड और द हंट फॉर रेड अक्टूबर के कारण निर्देशन के लिए चुना। हालांकि मैकटिर्नन ने अंततः ऐसा करने से इनकार कर दिया, यह महसूस करते हुए कि पटकथा बहुत ज्यादा डाई हार्ड के जैसी थी, और उन्होंने जॉन डी बोंट को सुझाव दिया, जो निर्देशन के लिए सहमत हुए क्योंकि उन्हें एक्शन फिल्मों के लिए फोटोग्राफी के निदेशक होने का अनुभव था। 8. एक आशाजनक पटकथा के बावजूद पैरामाउंट ने इस परियोजना को पारित कर दिया, यह महसूस करते हुए कि दर्शक एक ऐसी फिल्म नहीं देखना चाहेंगे जो बस में 2 घंटे तक चलती है। इसलिए डी बोंट और योस्ट फिर इस परियोजना को 20वीं शताब्दी फॉक्स में ले गए, जिसने डाई हार्ड का भी वितरण किया। 9. फॉक्स इस शर्त पर परियोजना को हरी झंडी देने के लिए सहमत हुआ कि फिल्म में बस के अलावा अन्य एक्शन सीक्वेंस भी हो। डी बोंट ने तब कार्यालय की इमारत में एक लिफ्ट पर बम के साथ फिल्म शुरू करने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें डाई हार्ड पर काम करने के दौरान एक लिफ्ट में फंसने का अनुभव हुआ था। 9. योस्ट ने ट्रेवन को खलनायक पर काबू पाने के लिए काफी चतुर के रूप में स्थापित करने के लिए शुरुआती लिफ्ट दृश्य का उपयोग किया। शूटिंग स्क्रिप्ट तैयार करते समय एक अनाम लेखक ने योस्ट की स्क्रिप्ट को इस तरह से संशोधित किया था कि योस्ट ने इसे भयानक कहा था। 7. योस्ट ने इस मसौदे को पुनर्व्यवस्थित करने में 3 दिन बिताए। 7. जॉन डे बोंट ने स्क्रिप्ट पर काम शुरू करने से 1 सप्ताह पहले जोस व्हेडन को लाया। 10. योस्ट के अनुसार जोस व्हेडन ने 98.9% संवाद लिखे। हम बहुत तालमेल में थे, बस यह है कि मैंने संवाद उतना अच्छा नहीं लिखा जितना उन्होंने लिखा था। 9. व्हेडन के योगदानों में से एक ट्रेवन के चरित्र को फिर से तैयार करना था जब कीनू रीव्स को कास्ट किया गया था। रीव्स को यह पसंद नहीं आया कि जैक ट्रेवन का चरित्र योस्ट की मूल पटकथा में कैसे आया। उन्हें लगा कि वन-लाइनर्स के लिए परिस्थितियां बनाई गई थीं और मुझे लगा कि यह जबरदस्ती की गई थी। डाई हार्ड को किसी तरह की स्क्रूबॉल कॉमेडी के साथ मिलाया गया था। 11. रीव्स के इनपुट के साथ व्हेडन ने ट्रेवेन को एक अलग सोच वाले हॉटशॉट से बदलकर किसी को भी नहीं मारने की कोशिश करने वाले विनम्र व्यक्ति में बदल दिया। 10. और चरित्र के बकवास संवाद को हटाकर उसे और अधिक ईमानदार बना दिया। श्री योस्ट ने पॉप क्विज हॉटशॉट लाइन के लिए भी व्हेडन को श्रेय दिया। 7. व्हेडन का एक और योगदान डग स्टीफंस, एलन रूक के चरित्र को एक वकील, एक बुरा आदमी और वह मर गया, लेखक के अनुसार से एक पर्यटक, बस एक अच्छा, पूरी तरह से अपनी गहराई से बाहर का आदमी में बदलना था। 10. व्हेडन ने मुख्य रूप से संवाद पर काम किया,
लेकिन हैरी टेम्पल की हत्या जैसे कुछ महत्वपूर्ण कथानक बिंदु भी बनाए। 10. योस्ट ने मूल रूप से टेम्पल को कहानी का खलनायक बनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक ऑफ स्क्रीन प्रतिपक्षी होना दिलचस्प नहीं होगा। हालांकि योस्ट ने माना कि टेम्पल को इस खलनायक के रूप में स्थापित करने के लिए स्क्रिप्ट में बहुत काम किया गया था। जब डेनिस हॉपर को हॉवर्ड पायने के रूप में लिया गया, तो योस्ट ने माना कि हॉपर का पायने आसानी से खलनायक के रूप में काम करता। रलाई जेफ स्पीकमैन को मूल रूप से स्पीड में स्टार के रूप में जोड़ा गया था जब परियोजना पैरामाउंट के प्रबंधन के अधीन थी, लेकिन जब इसे 20वीं शताब्दी फॉक्स को बेच दिया गया तो उन्हें इस परियोजना से हटा दिया गया। 12. जैक ट्रेवन की भूमिका के लिए पहली पसंद स्टीफन बाल्डविन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि चरित्र, जैसा कि स्क्रिप्ट के पहले संस्करण में लिखा गया था, डाई हार्ड के जॉन मैकक्लेन चरित्र से बहुत अधिक मिलता जुलता था। 11. योस्ट के अनुसार उन्होंने टॉम क्रूज, टॉम हैंक्स, वेस्ली स्नेप्स और वुडी हैरेल्सन पर भी विचार किया था। 7. निर्देशक जॉन डे बोंट ने अंतः पॉइंट ब्रेक में उन्हें देखने के बाद जैक ट्रेवन की भूमिका के लिए कीनू रीव्स को चुना। उन्हें लगा कि अभिनेता स्क्रीन पर कमजोर था, वह पुरुषों के लिए खतरा नहीं है। 11. रीव्स ने पॉइंट ब्रेक पर पहले लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग LAPD से निपटा था और कहा कि उन्होंने मानव जीवन के लिए उनकी गहरी चिंता को देखा, जिसे उन्होंने ट्रेवेन में शामिल किया। 11. निर्देशक नहीं चाहते थे कि ट्रेवेन के बाल लंबे हों और वह चाहते थे कि चरित्र मजबूत और खुद पर नियंत्रण में दिखे। 11. उस उद्देश्य के लिए रीव्स ने अपना सिर लगभग पूरी तरह से मुंडवा लिया। निर्देशक को याद है, स्टूडियो में हर कोई पहली बार इसे देखकर डर गया था। केवल 1 मिलीमीटर जैसा था। आप फिल्म में जो देखते हैं वह वास्तव में बड़ा होता है। 11. रीव्स ने भूमिका के लिए आकार में आने के लिए लॉस एंजिल्स के गोल्ड्स जिम में 2 महीने बिताए। 4 करने का अवसर दिया गया। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 7 सितंबर 1993 को शुरू हुई और 23 दिसंबर 1993 को लॉस एंजिल्स में पूरी हुई। डे बोंट ने शुरुआती सीक्वेंस के लिए 50 मंजिला एलिवेटर शाफ्ट के 80 फुट मॉडल का इस्तेमाल किया। 18. जब स्पीड का निर्माण चल रहा था, तब अभिनेता और रीव्स के करीबी दोस्त रिवर फीनिक्स की मृत्यु हो गई। 11. फीनिक्स की मृत्यु के तुरंत बाद डे बोंट ने रीव्स के हिसाब से शूटिंग शेड्यूल बदल दिया और उन्हें ऐसे दृश्य देने का फैसला किया जो करने में आसान थे। इसने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। वह बहुत शांत हो गए और उन्हें खुद से इसे सुलझाने और शांत होने में काफी समय लगा। इससे वह बहुत डर गए, डे बोंट याद करते हैं। 11. शुरू में रीव्स फिल्म के कई एक्शन दृश्यों को लेकर घबराए हुए थे। उन्होंने डी बोंट से सीधे कहा, ओह, मैं कोई एक्शन हीरो नहीं हूं। मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है, जिसे डी बोंट ने वास्तव में एक लाभ के रूप में माना, क्योंकि उन्हें लगा कि अभिनेता अपने चरित्र की तरह ऐसी स्थिति में फंस गया है जो उसके लिए सामान्य नहीं है। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, वह स्टंट में और अधिक शामिल होते गए। 19. वह स्टंट खुद करना चाहते थे जिसमें ट्रेवेन एक जगुआर से बस पर कूदता है, और डी बोंट के मना करने के बाद उन्होंने इसे गुप्त रूप से रिहर्सल किया। सीक्वेंस के दिन रीव्स ने खुद स्टंट किया, जिससे डी बोंट डर गए। फिल्म के निर्माण में 11 GM न्यू लुक बसें TDH 5303, 20 और 3 ग्रुमन 870 बसें 21 इस्तेमाल की गईं। उनमें से 2 को उड़ा दिया गया, एक का इस्तेमाल हाई स्पीड दृश्यों के लिए किया गया, एक का सामने का हिस्सा अंदर के शॉट्स के लिए काट दिया गया और एक का इस्तेमाल केवल बस के नीचे शॉट्स के लिए किया गया। बस जंप सीन के लिए एक और बस का इस्तेमाल किया गया, जिसे एक ही बार में किया गया। 22 बसों को सांता मोनिका की सेवा करने वाली बिग ब्लू बस के समान रंग और रंगों में रंगा गया था। हालांकि ट्रांजिट एजेंसी, सांता मोनिका इंटरसिटी लाइन्स और रूट
33 डाउनटाउन को फिल्म के लिए काल्पनिक बनाया गया था। 20 फिल्मांकन के लिए इस्तेमाल की गई बसों में से एक को 2018 में नीलामी में $1,02,000 में बेचा गया था। 23 फिल्म में बस को दर्शाने के लिए 11 GM न्यू लुक बसों का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के कई फ्रीवे सीन कैलिफोर्निया के इंटरस्टेट 105 और इंटरस्टेट 110 पर स्टैक इंटरचेंज पर फिल्माए गए थे, जिसे आज जज हैरी प्रेगरसन इंटरचेंज के रूप में जाना जाता है, जो फिल्मांकन के समय आधिकारिक रूप से खुला नहीं था। इस स्थान की खोज करते समय डी बोंट ने सड़क के बड़े हिस्से को गायब देखा और पटकथा लेखक ग्राहम यॉस से कहा कि वे अधूरे फ्रीवे पर बस की छलांग को स्क्रिप्ट में जोड़े। 18 उस दृश्य में जिसमें बस को निर्माणाधीन एक अधूरे एलिवेटेड फ्रीवे टू फ्रीवे रैंप में एक अंतराल पर कूदना चाहिए, बस को आवश्यक लिफ्ट देने के लिए एक रैंप का उपयोग किया गया था ताकि वह पूरे 50 फीट की छलांग लगा सके। छलांग में इस्तेमाल की गई बस ड्राइवर को छोड़कर खाली थी, जिसने एक शॉक एब्जॉर्बिंग हार्नेस पहना था। जिस राजमार्ग खंड पर बस कूद गई वह I-105 WB से I-110 NB तक दिशात्मक रैंप है। I-110 SB से I-105 WB तक HOV रैंप नहीं, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। 24 और चूंकि फ्लाईओवर का निर्माण पहले ही हो चुका था, इसलिए सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स की मदद से कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का उपयोग करके संपादन प्रक्रिया में एक अंतर जोड़ा गया था। 22 मिथबस्टर्स के 2009 के एक एपिसोड ने बस जंप को प्रस्तावित रूप में फिर से बनाने का प्रयास किया, जिसमें विभिन्न तरकीबें शामिल थीं जो उन्हें पता था कि फिल्म निर्माताओं द्वारा रैंप जैसे इस्तेमाल किए गए थे, और यह साबित हुआ कि फिल्म में जैसा जंप है वह कभी संभव नहीं होगा। अशो क्षेत्र एक डीवीडी पर एक कमेंट्री ट्रैक पर डी बोंट ने बताया कि बस जंप स्टंट योजना के अनुसार नहीं हुआ। जंप करने के लिए बस को हल्का बनाने के लिए उसमें से हर संभव चीज हटा दी गई थी। पहले प्रयास में स्टंट ड्राइवर रैंप से चूक गया और बस को टक्कर मार दी, जिससे वह अनुपयोगी हो गई। उस समय स्टूडियो को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। एक दूसरी बस तैयार की गई और 2 दिन बाद दूसरा प्रयास सफल रहा, लेकिन फिर से चीजें वैसी नहीं हुईं जैसी कि उम्मीद थी। यह सलाह दी गई कि बस केवल 20 फीट ही जा सकेगी। निर्देशक ने अपने कई कैमरों में से एक को ऐसी स्थिति में रखा जो बस के उतरने को कैप्चर करने वाला था। हालांकि बस ने हवा में बहुत अधिक दूरी तय की, जितना किसी ने संभव नहीं सोचा था। यह कैमरे के ऊपर गिर। अंतिम दृश्यों का फिल्मांकन मोजावे हवाई अड्डे पर हुआ, जो लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 2 गुना हो गया। निर्माण क्षेत्र के माध्यम से लैम्प्टा मेट्रो रेड लाइन के शॉट्स को मेट्रो रेड लाइन के 1/8 स्केल मॉडल का उपयोग करके शूट किया गया था, सिवाय उस छलांग के जब यह पटरी से उतर गई थी। अशार पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया वोमडी 520N हेलीकॉप्टर, पंजीकरण N599 DB, सीरियल एलेन 024, 1995 में कैलगरी पुलिस सेवा, 26 को बेच दिया गया था। 27 जहां यह 2006 तक उपयोग में था, फिर इसे एक निजी मालिक को बेच दिया गया। अर्शल्यो स्वागत। बॉक्स ऑफिस स्पीड 10 जून 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के 2138 सिनेमाघरों में रिलीज हुई और द फ्लिंटस्टोन्स और सिटी स्लीकर्स 2 द लीजेंड ऑफ कर्ल्स गोल्ड के ऊपर नंबर 1 स्थान पर शुरुआत की, जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $14.5 मिलियन की कमाई की। 28-29 इसने ब्राजील में फॉक्स के लिए $6,69,725 की कमाई के साथ और दक्षिण अफ्रीका में $2,67,140 की कमाई के साथ शुरुआती रिकॉर्ड बनाए। 30-31 वुल्फ द्वारा उठाए जाने से पहले यह फिल्म एक हफ्ते तक नंबर 1 स्थान पर रही। 32 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने कुल $12.9 मिलियन की कमाई की। 33 जब द लायन किंग अपने तीसरे सप्ताहांत में शुरू हुआ तो स्पीड दूसरे स्थान पर बनी रही। 34, 35,
36 फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $121.3 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $229.2 मिलियन की कमाई की, जो दुनिया भर में कुल $350.5 मिलियन थी, जो इसके 30-37 मिलियन के उत्पादन बजट से कहीं ज्यादा थी। 3-1-2 यह 2013 तक सैंड्रा बुलॉक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही, जब ग्रेविटी ने इसे पीछे छोड़ दिया। 37 अहमियत भरा जवाब। स्पीड को आलोचकों से शानदार समीक्षा मिली। 38 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 73 समीक्षाओं के आधार पर 95% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 8.10 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति पड़ती है। एक शानदार पॉपकॉर्न थ्रिलर, स्पीड तनावपूर्ण और ऊर्जावान है, जिसमें कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर और सैंड्रा बुलॉक का शानदार प्रदर्शन है। 39 मेटाक्रिटिक पर 17 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 78 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 40 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 41 शिकागो सनटाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 4 स्टार दिए और लिखा, स्पीड जैसी फिल्में उस शैली की है जिसे मैं ब्रूइज्ड फोरआर्म मूवीज कहता हूं, क्योंकि आप हमेशा अपने बगल में बैठे व्यक्ति की बाह पकड़ते हैं। गलत तरीके से बनाई गई, वे पुरानी पीछा करने वाली क्लिच की थकी हुई पुनरावृत्ति लगती है। अच्छी तरह से बनाई गई, वे मजेदार है। स्पीड की तरह ही बनाई गई, वे एक तरह की उन्मादी उत्तेजना पैदा करती है। 42 एबर्ट ने हॉपर की प्रशंसा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से अभी फिल्मों में सबसे खौफनाक खलनायक और रीव्स के स्वप्निल, संवेदनशील पात्रों के रूप में उनकी पिछली भूमिकाओं के बाद एक विश्वसनीय एक्शन स्टार में परिवर्तन की सराहना की। रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए अपनी समीक्षा में पीटर ट्रेवर्स ने लिखा, एक्शन फिल्मों को आमतौर पर एक घटिया शैली के रूप में लिखा जाता है जब तक कि वे काम न करें, और स्पीड एक जादू की तरह काम करती है। यह इस बात की याद दिलाती है कि जब इस तरह की चकाचौंध के साथ पेश किया जाता है तो फिल्म पलायनवाद हमें कितना उत्तेजित कर सकता है। 43 द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में जेनेट मसलिन ने लिखा, मिस्टर हॉपर प्रत्येक नई भूमिका के साथ पागल खतरे को व्यक्त करने के लिए अच्छे नए तरीके खोजते हैं। निश्चित रूप से वह एक ऐसी फिल्म में सबसे रंगीन व्यक्ति है जो चरित्र विकास या व्यक्तित्व पर कोई समय बर्बाद नहीं करती है। 44 एंटरटेनमेंट वीकली ने फिल्म को ए रेटिंग दी और ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, एक ऐसे एक्शन फिल्म निर्माता के हाथों में होना खुशी की बात है जो दर्शकों का सम्मान करता है। डी बोन्ट की शिल्पकला इतनी कोमल है कि ट्रिपल एंडिंग भी उचित लगती है, जैसे सेगा डेथ मैच का प्रलयकारी अंतिम चरण। 45 टाइम पत्रिका के रिचर्ड स्किकेल ने लिखा, फिल्म में 2 गुण है जो अच्छे पॉप थ्रिलर के लिए आवश्यक है। सबसे पहले, यह छिपी हुई चिंताओं को सरलता से जोड़ती है, इस मामले में वे जिन्हें हम तब दरकिनार कर देते हैं जब हम खुद को एक ऐसी दुनिया में सामूहिक परिवहन के लिए समर्पित कर देते हैं जहां पागल हर जगह है। 46 फिल्म निर्माता क्वेंटिन टारनटिनो ने इस फिल्म को 1992 से 2009 तक देखी गई 20 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बताया। 47 48 एंटरटेनमेंट वीकली पत्रिका के ओवेन ग्लीबरमैन ने स्पीड को 1994 की 8वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया। 49 पत्रिका ने फिल्म को पिछले 25 सालों की सर्वश्रेष्ठ रॉकेम मूवीज सूची में 8वें स्थान पर रखा। 50 स्पीड को एम्पायर पत्रिका की 2008 की सभी समय की 500 महानतम फिल्मों की सूची में 451वां स्थान मिला। 51बीबीसी के मार्क केरमोड ने याद किया कि रिलीज के समय रेडियो 1 पर काम करते हुए उन्होंने स्पीड को महीने की अपनी फिल्म नामित किया था और 2017 में कहा, कई सालों में पहली बार फिल्म को फिर से देखने पर, कि यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है और एक उत्कृष्ट कृति है। 52
होम मीडिया 15 नवंबर 1994 को फॉक्स वीडियो ने पहली बार स्पीड को VHS और लेजरडिस्क प्रारूपों में रिलीज किया। किराए और वीडियो की बिक्री बहुत अच्छी रही और इससे फिल्म की घरेलू सकल आय में मदद मिली। उस समय मूल VHS कैसेट केवल मानक 4:03 टीवी प्रारूप में उपलब्ध था। 20 अगस्त 1996 को फॉक्स वीडियो ने ट्रू लाइज, द एबिस और द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स के साथ वाइड स्क्रीन में फिल्म का VHS संस्करण फिर से रिलीज किया, जिससे दर्शकों को फिल्म को इसके नाटकीय रिलीज के समान प्रारूप में देखने की अनुमति मिली। 53 3 नवंबर 1998 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने स्पीड को पहली बार DVD पर रिलीज किया। DVD में फिल्म वाइड स्क्रीन फॉर्मेट में है, लेकिन इसमें सिर्फ फिल्म का थिएट्रिकल ट्रेलर है। 54 फॉक्स होम एंटरटेनमेंट की 5 स्टार कलेक्शन सीरीज के हिस्से के रूप में 30 जुलाई 2002 को एक विशेष कलेक्टर संस्करण DVD जारी की गई थी। 55 इस THX प्रमाणित DVD रिलीज में 2 कमेंट्री, एक निर्देशक जॉन डी बोंट के साथ और दूसरी लेखक ग्राहम योस्ट और निर्माता मार्क गॉर्डन के साथ, एक DTS 5.1 ऑडियो ट्रैक और विभिन्न बिहाइंड द सीन फीचर शामिल थे। 56 अन्य विशेष विशेषताओं में ट्रेलर, हटाए गए दृश्य, गैलरी और एक संगीत वीडियो शामिल थे। 57 इस संस्करण को 7 फरवरी 2006 को फॉक्स होम की अवार्ड सीरीज के हिस्से के रूप में फिर से रिलीज किया गया था। 58 14 नवंबर 2006 को एक ब्लूरे डिस्क संस्करण जारी किया गया था, जो 20वीं सेंचुरी फॉक्स के प्रारूप पर पहली लहर रिलीज का हिस्सा था। इस संस्करण में विशेष कलेक्टर के संस्करण से 2 टिप्पणियां, एक ट्रिविया ट्रैक, नाटकीय ट्रेलर और एक इंटरैक्टिव गेम शामिल है। 59 20वीं सेंचुरी स्टूडियो और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट ने 4 मई 2021 को अल्ट्रा HD ब्लूरे पर फिल्म रिलीज की। इस संस्करण में 2002 के विशेष कलेक्टर संस्करण की टिप्पणियां और अधिकांश विशेष सुविधाएं बरकरार रखी गई है। अंक साउंड ट्रैक रिलीज के अलावा फिल्म से मार्क मैंसिना के 40 मिनट के स्कोर वाला एक अलग एल्बम 30 अगस्त 1994 को 20वीं शताब्दी फॉक्स फिल्म स्कोर द्वारा जारी किया गया था। 87 लाला लैंड रिकॉर्ड्स और फॉक्स म्यूजिक ने 28 फरवरी 2012 को मार्क मैंसिना के स्कोर का एक सीमित विस्तारित संस्करण जारी किया। 88 नए रिमास्टर्ड रिलीज में 32 ट्रैक कालानुक्रमिक क्रम में फैले 25 संगीत शामिल है। इसके अलावा इसमें बिली आइडल का गाना स्पीड भी शामिल है। 88 परिणाम मुख्य लेख स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल। जून 1997 में एक सीक्वल स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल को नकारात्मक समीक्षाओं और निराशाजनक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। सैंड्रा बुलॉक ने एक अन्य प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद के लिए फिर से एनी के रूप में अभिनय करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन कीनू रीव्स ने जैक के रूप में वापसी करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नतीजतन जेसन पैट्रिक को कहानी में एलेक्स शॉ, एनी के नए प्रेमी के रूप में लिखा गया, जिसमें जैक की खतरनाक जीवन शैली के बारे में उसकी चिंता के कारण उसका और जैक का ब्रेकअप हो गया था। विलेम डेफो ने फिल्म के खलनायक जॉन गीगर की भूमिका निभाई और ग्लेन प्लमर, जिन्होंने रीव्स के चरित्र के कारजैकिंग पीड़ित की भूमिका निभाई, ने भी उसी चरित्र के रूप में कैमियो किया। इस बार वह एक नाव चला रहे थे जिसका नियंत्रण एलेक्स के पास था। फिल्म को अब तक के सबसे खराब सीक्वल में से एक माना जाता है। परंपरा इस अनुभाग में कोई स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। स्रोतहीन सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। फरवरी 2024 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। मिथबस्टर्स के 2009 सीजन में फिल्म के बस जंप दृश्य की वास्तविक दुनिया में व्यवहार्यता का परीक्षण किया गया। इस फिल्म की पैरोडी ब्रिटेन के चैनल 4 के सिटकॉम फादर टेड में
स्पीड 3 इंच एपिसोड में की गई है, जिसमें फादर डगल एक दूध की नाव चलाते हैं जो 4 मील प्रति घंटे से कम गति होने पर फट जाएगी। द सिम्पसन्स एपिसोड द स्प्रिंगफील्ड फाइल्स में होमर सिम्पसन ने इस फिल्म को अपने विचार के लिए प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया है, जिसमें वह पुराने सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करके अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए जाता है। हालांकि उनका मानना है कि इसे द बस दैट कुडंट स्लो डाउन कहा जाता है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में एक छिपे हुए मिशन में खिलाड़ी को तेज गति से बस चलानी होती है और यदि वाहन बहुत अधिक धीमा हो जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी का मिशन पब्लिसिटी टूर इस फिल्म से प्रेरित था। साथ ही स्टीव स्कॉट नामक एक किरदार को डेनिस हॉपर ने आवाज दी थी। स्पीड की एक क्लिप 2020 की लाइव एक्शन सीजीआई फिल्म सोनिक द हेजहोग में देखी गई है, जिसे शीर्षक चरित्र अपनी पसंदीदा एक्शन फिल्मों में से एक मानता है और यहां तक कि फिल्म से कुछ पंक्तियां भी उद्धृत करता है। 2018 के वीडियो गेम स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन उल्लेख कर सकता है कि डेमन गैंग द्वारा ट्रक के अंदर एक सशस्त्र बम से जुड़ा अपराध फिल्म की साजिश के समान है। वॉयस लाइन में वह फिल्म का नाम याद करने की कोशिश करता है, जो फास्टनेस और सुपर क्विक का सुझाव देता है। 2018 में वाहन सिम्युलेटर BeamNG.Drive ने एक अपडेट जारी किया, जिसमें फिल्म से प्रेरित हसल एंड बस्टल नामक एक नया अभियान दिखाया गया। जब बस को 10 सेकंड से अधिक समय तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति पर चलाया जाता है तो बम फट जाता है। 1997 की एनीमे फिल्म डिटेक्टिव कॉनन द टाइम बॉम्बेड स्काईस्क्रेपर में एक दृश्य में शहर की लूप लाइन पर एक ट्रेन को बमों से खतरा है, जो ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होने पर फट जाएंगे। बमों में सेंसर लगे होते हैं जो सूरज की रोशनी पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए जब भी कोई ट्रेन पूरी गति से किसी एक के ऊपर से गुजरती है तो वह बमों की उल्टी गिनती के टाइमर को रीसेट करने के लिए पर्याप्त समय के साथ ऐसा करती है। वेबकॉमिक सीरीज साइनाइड एंड हैप्पीनेस ने वेटिंग फॉर द बस नाम से एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसमें एक आदमी बस स्टॉप पर इंतजार करता है और बस को पकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि बोर्ड पर बम होने के कारण बस धीमी नहीं होती। वह आदमी बस को पकड़ने में सफल हो जाता है और अंततः दुनिया का सबसे तेज चलने वाला आदमी बन जाता है। यह सभी देखे। द डूम्सरे फ्लाइट 1966 की एक टीवी फिल्म है, जिसमें एक विमान के उतरने पर बम फट जाएगा। बुलेट ट्रेन 1975 की एक फिल्म है, जिसमें एक ट्रेन में बम विस्फोट हो जाता है यदि उसकी गति 50 मील प्रति घंटे से कम हो जाती है। जान डे बोंट डच JNDBNT जन्म 22 अक्टूबर 1943, एक डच छायाकार, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता है। उन्हें एक्शन फिल्मों स्पीड 1994 और ट्विस्टर 1996 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में डे बोंट ने कई ब्लॉकबस्टर और शैली की फिल्मों पर भी काम किया, जिनमें रोअर 1981, कुजो 1983, फ्लेश एंड ब्लड 1985, डाई हार्ड 1988, द हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, लेथल वेपन 3 1992 और बेसिक इंस्टिंक्ट 1992 शामिल है। शुरुआती जिंदगी और पेशा। डी बोंट का जन्म नीदरलैंड के आइंडहोवन में एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वे 17 बच्चों में से एक थे। उनके शुरुआती काम एम्स्टर्डम फिल्म अकादमी में डच अवंतगार्डे निर्देशक एड्रियन डिटवुर्स्ट के साथ अध्ययन करते समय किए गए थे। वे पहली बार नीदरलैंड में कुख्यात 1971 की फिल्म ब्लू मूवी के छायाकार के रूप में जाने गए। इसके बाद 1973 की फिल्म टर्किश डिलाइट 1973, जिसका निर्देशन पॉल वेरहोवेन ने किया, जिसमें रटकर हाउर और मोनिक वैन डे वेन ने अभिनय किया। 1980 के दशक की शुरुआत से उन्होंने हॉलीवुड में अक्सर काम किया है, अक्सर वेरहोवेन और जॉन मैकटियर्न सहित निर्देशकों के साथ सहयोग किया है। उदाहरण आवश्यक 1981 की फिल्म रोअर के लिए
सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए डी बोंट को फिल्मांकन के दौरान कई ऑनसेट चोटों में से एक का अनुभव हुआ, जब एक शेर ने उनकी खोपड़ी को उठा लिया, जिसके लिए 220 टांके लगाने पड़े। 2 रोअर के बाद डी बोंट ने 1983 की हॉरर फिल्म कुजो की शूटिंग की, जो इसी नाम के स्टीफन किंग के उपन्यास का रूपांतरण था। 1988 में वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक्शन फिल्म डाई हार्ड पर फोटोग्राफी के निदेशक थे। 3 अगले वर्ष डी बोंट ने रिडले स्कॉट निर्देशित एक्शन थ्रिलर ब्लैक रेन की शूटिंग की। रास्ते पर लाने वाला डी बोंट ने 1994 में एक्शन थ्रिलर स्पीड के साथ निर्देशन में पदार्पण किया, जो एक स्लीपर हिट थी। इसके बाद उन्होंने 1996 में और भी अधिक सफल ट्विस्टर का निर्माण किया। तब से उनके उत्पादन को मिश्रित व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता मिली है। 1997 में वह सीक्वल स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल का निर्देशन करने के लिए लौटे, जो एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक विफलता थी। 1999 में उन्होंने द हॉन्टिंग के व्यावसायिक रूप से सफल रीमेक की देखरेख की, जिसे उस समय आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। उनकी सबसे हालिया निर्देशित फिल्म 2003 की एक्शन एडवेंचर फिल्म लारा क्रॉफ्ट टॉम ब्रेडर द क्रेडल ऑफ लाइफ थी, जो इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित थी और इसमें एंजेलिना जोली ने लारा क्रॉफ्ट के रूप में अभिनय किया था। अधूरी परियोजनाएं डी बोंट ने 1996 की गर्मियों में रिलीज के लिए एक अमेरिकी गॉडजिला फिल्म पर प्री प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन 1994 के अंत में छोड़ दिया जब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइस्टार पिक्चर्स की मूल कंपनी ने उनके बजट अनुरोध को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अंततः उनकी जगह रोलैंड एमेरिच ने ले ली, जिन्होंने निर्देशन के अलावा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा। समीक्षकों द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद एमेरिच की गॉडजिला बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रूप से सफल रही। 1999 में यह घोषणा की गई थी कि वह 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए द एडेप्टिव अल्टीमेट का निर्देशन करेंगे, जिसमें निकोल किडमैन मुख्य भूमिका में होंगी, लेकिन उस समय उनका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि वे इसमें भाग नहीं ले सके। हाल ही में डी बोंट को पॉइंट ब्रेक सीक्वल इंडो के निर्देशक के रूप में जोड़ा गया था, साथ लाइव एक्शन मुलान, जिसमें झांग जियाई ने अभिनय किया होगा, 8 साथ ही राउल इंग्लिस द्वारा लिखित 1961 की 5 मिनट्स टू लिव की प्रस्तावित रीमेक भी थी। डे बोंट की जुनूनी परियोजना मिडवेस्ट में भारतीय जनजातियों के बारे में राइडर्स इन द स्काई नामक एक फिल्म कई वर्षों से विकास नरक में फंसी हुई है। यह एक सुंदर कहानी थी, बहुत कल्पनाशील, डे बोंट ने कहा। परियोजना को रद्द किए जाने से पहले स्थानों की खोज और सेट डिजाइन किए जाने तक जारी रखा गया था। व्यक्तिगत जीवन उन्होंने 1973 से 1988 तक डच अभिनेत्री मोनिक वैन डे वेन से शादी की थी। मोनिक ने 1973 की फिल्म टर्किश डिलाइट में अभिनय किया, जिसके लिए डे बोंट ने सिनेमेटोग्राफी की थी। त्रिश रीव्स के साथ अपनी दूसरी शादी से डे बोंट के 2 बच्चे हैं। ग्राहम जॉन योस्ट, जन्म 5 सितंबर 1959, एक कनाडाई फिल्म और टेलीविजन पटकथा लेखक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां फिल्में स्पीड, ब्रोकन एरो और हार्ड रेन और टीवी सीरीज जस्टिफाइड और साइलो है। प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा योस्ट का जन्म टोरंटो महानगरीय क्षेत्र के एटोबिकोक में हुआ था। वह कनाडाई टेलीविजन व्यक्तित्व एलवी योस्ट के बेटे हैं। 2 जो सार्वजनिक प्रसारक टीवी ओंटारियो के सैटरडे नाइट एट द मूवीज के लंबे समय तक होस्ट रहे हैं। उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय स्कूल्स और टोरंटो विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका योस्ट ने टीवी सिटकॉम हरमन हेड और एचबीओ मिनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स के लिए लिखा। 2002 में उन्होंने टेलीविजन ड्रामा सीरीज बूमटाउन बनाई। उन्होंने अल्पकालिक एनबीसी ड्रामा रेंस 2007 बनाया। योस्ट ने टॉम हैंक्स और स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर
अपने दो साथी बूमटाउन लेखकों मिशेल एशफोर्ड और लैरी एंड्रीज के साथ मिलकर HBO मिनी सीरीज द पैसिफिक के एपिसोड लिखे और निर्देशित किए। योस्ट एफएक्स सीरीज जस्टिफाइड के निर्माता और कार्यकारी निर्माता है। वह एफएक्स शो द अमेरिकन्स में कार्यकारी निर्माता थे। 2016 में उन्होंने अमेजन स्टूडियोज सीरीज स्नीकी पीट के मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में पदभार संभाला। मई 2014 में यह बताया गया कि योस्ट WGN अमेरिका के लिए एक परियोजना विकसित करेंगे। पीबॉडी अवार्ड्स 2019 में ग्राहम योस्ट पुरस्कार एवं नामांकन। योस्ट ने मिनिसीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून और द पैसिफिक में अपनी भागीदारी के लिए एमी पुरस्कार जीते, जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 4. उन्होंने HBO मिनिसीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स पर अपने काम के लिए गोल्डन ग्लोब भी जीता, जिसके वे लेखकों में से एक थे। 5. क्रेडिट। Hey Dude 1989至1991 कहानी संपादक 13 एपिसोड लिखे। हरमन्स हेड 1991 द लास्ट बॉय स्काउट लिखा। The Powers That Be 1992至1993 4 एपिसोड। Speed 1994 लेखक। ब्रोकन एरो 1996 लेखक। स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल 1997 पात्र। Firestorm 1998 पुनर्लेखन 6-7 हार्ड रेन 1998 लेखक। पृथ्वी से चंद्रमा तक 1998 पर्यवेक्षक निर्माता 2 एपिसोड लिखे और स्पाइडर निर्देशित। चैलेंजर 2000 लेखक। मिशन टू मार्स 2000 पटकथा। प्लेनेट ऑफ द एप्स 2001 बिना श्रेय के सहलेखन। 6. बैंड ऑफ ब्रदर्स 2001 2 एपिसोड लिखे। द लास्ट कैसल 2001 पटकथा। Young Arthur 2002 लेखक। बूमटाउन 2002 से 2003 श्रृंखला निर्माता और कार्यकारी निर्माता 6 एपिसोड लिखे। समरलैंड 2004 स्किपिंग स्कूल लिखा। 60 मिनट मैन 2006 लेखक। रेन्स 2007 श्रृंखला निर्माता और कार्यकारी निर्माता पायलट लिखा। द पैसिफिक 2010 सहकार्यकारी निर्माता रॉबर्ट शेंककन के साथ ग्लूसेस्टर पावुवु बानिका का निर्देशन और सहलेखन। जस्टिफाइड 2010 से 2015 श्रृंखला निर्माता और कार्यकारी निर्माता 12 एपिसोड लिखे। फॉलिंग स्काइज 2011 कार्यकारी निर्माता द आर्मरी लिखी। The Americans 2013至2018कार्यकारी निर्माता। स्नीकी पीट 2015 से 2018 कार्यकारी निर्माता 7 एपिसोड लिखे। द ग्रिजलीज 2018 लेखक। स्लो हॉर्स 2022 वर्तमान कार्यकारी निर्माता। साइलो 2023 वर्तमान श्रृंखला निर्माता और कार्यकारी निर्माता। जस्टिफाइड सिटी प्राइमवल 2023 कार्यकारी निर्माता। मास्टर्स ऑफ द एयर 2024 सहकार्यकारी निर्माता। मार्क रिचर्ड गॉर्डन जन्म 10 अक्टूबर 1956 एक अमेरिकी निर्माता है। वे प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के पूर्व अध्यक्ष हैं। 1 जनवरी 2018 में गॉर्डन को एंटरटेनमेंट वन के लिए फिल्म और टेलीविजन का अध्यक्ष और मुख्य सामग्री अधिकारी नामित किया गया था, जिसने उनकी प्रोडक्शन कंपनी द मार्क गॉर्डन कंपनी का अधिग्रहण किया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गॉर्डन का जन्म 10 अक्टूबर 1956 को न्यूपोर्ट न्यूज, वर्जीनिया में हुआ था। 2 वह यहूदी वंश के हैं। 3 वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फिल्म स्कूल से स्नातक है। 4 आजीविका। गॉर्डन का पहला निर्माण प्रयास कब? डाउनटाउन के सर्किल इन द स्क्वायर में
द बडी सिस्टम का ऑफ ब्रॉडवे उत्पादन था। वो टेलीविजन क्षेत्र में गॉर्डन द रूकी और ग्रेज एनाटॉमी के कार्यकारी निर्माता है, जबकि उनकी पिछली परियोजनाओं में रे डोनोवन, क्रिमिनल माइंड्स, डेसिग्नेटेड सर्वाइवर, प्राइवेट प्रैक्टिस और आर्मी वाइव्स शामिल है। टेलीविजन में गॉर्डन के काम ने उन्हें 5 एमी नामांकन और 2 जीत के अलावा गोल्डन ग्लोब भी दिलाया है। 2015 में उन्हें प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा टेलीविजन में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए नॉर्मन लियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उद्धरण की आवश्यकता। गॉर्डन की फिल्मों में सेविंग प्राइवेट रेयान, स्टीव जॉब्स, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन द नाइल, मॉलीज गेम, 2012, द डे आफ्टर टुमारो, स्पीड, सोर्स कोर, द मैसेंजर और द पैट्रियट शामिल है। गॉर्डन ने टॉम्ब रेडर, वंडर बॉयज, द पेंटेड वेल, ए सिंपल प्लान, प्राइमरी कलर्स और ऑफिशियल सीक्रेट्स जैसी फिल्मों के लिए कार्यकारी निर्माता और फाइनेंसर की भूमिका भी निभाई है। एक फिल्म निर्माता के रूप में गॉर्डन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित, गोल्डन ग्लोब विजेता, 2 बार नामांकित और 1 बार बाफ्टा विजेता और साथ ही 7 बार नामांकित और 3 बार पीजीए पुरस्कार विजेता है। 6. गॉर्डन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के मानद अध्यक्ष है। वे 2010 से 2014 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। मार्क गॉर्डन कंपनी। 2015 में मार्क गॉर्डन कंपनी ने एक स्वतंत्र टेलीविजन और फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए एंटरटेनमेंट वन के साथ साझेदारी की, क्योंकि इवन ने $133 मिलियन में प्रोडक्शन कंपनी का 51% हिस्सा हासिल कर लिया। 6. गॉर्डन कंपनी के सीईओ थे, जो गॉर्डन और अन्य निर्माताओं द्वारा सामग्री का वित्तपोषण और उत्पादन करती थी। 2018 में इवन ने मार्क गॉर्डन कंपनी का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए गॉर्डन को अतिरिक्त $240 मिलियन का भुगतान किया। गॉर्डन को इवन में फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल के अध्यक्ष और मुख्य सामग्री अधिकारी की नौकरी की पेशकश की गई थी। 8 जुलाई 2019 में गॉर्डन ने इवन के साथ एक निर्माता सौदे में स्थानांतरित होकर इवन के अध्यक्ष और फिल्म और टेलीविजन के मुख्य सामग्री अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी। डेनिस ली हॉपर 17 मई 1936, 29 मई 2010 एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। उन्हें मानसिक रूप से परेशान बाहरी लोगों और विद्रोहियों की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से पुरस्कार अर्जित किए और साथ ही 2 अकादमी पुरस्कार, 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। हॉपर ने सैन डिएगो के ओल्ड ग्लोब थिएटर और न्यूयॉर्क के एक्टर स्टूडियो में अभिनय का अध्ययन किया। हॉपर ने 1960 के दशक में एक विपुल और प्रशंसित फोटोग्राफी करियर भी शुरू किया। ER हॉपर ने 1954 में पहली बार टेलीविजन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके तुरंत बाद वे 2 फिल्मों में नजर आए, जिनसे जेम्स डीन मशहूर हुए, रिबेल विदाउट ए कॉज 1955 और जाइंट 1956। इसके बाद उन्होंने गनफाइट एट द ओके कोरल 1957, द सन्स ऑफ कैटी एल्डर 1965, कूल हैंड ल्यूक 1967, हैंग एम हाई 1968 और ट्रू ग्रिट 1969 में अभिनय किया। हॉपर ने अपनी निर्देशन फिल्म की शुरुआत इजी राइडर 1969 से की, जिसे उन्होंने और उनके सहकलाकार पीटर फोंडा ने टेरी साउदर्न के साथ मिलकर लिखा था। इस फिल्म ने हॉपर को कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उन्हें मैड डॉग मॉर्गन 1976, द अमेरिकन फ्रेंड 1977, एपोकैलिप्स नाउ 1979, रंबल फिश 1983 और ब्लू वेलवेट 1986 जैसी फिल्मों में मानसिक रूप से परेशान बाहरी व्यक्ति के रूप में अक्सर टाइपकास्ट किया गया। हुसियर्स 1986 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। उनकी बाद की फिल्म भूमिकाओं में ट्रू रोमांस 1993, स्पीड
1994, वाटरवर्ल्ड 1995 और एलिजी 2009 शामिल है। वह मरणोपरांत लंबे समय से विलंबित द अदर साइड ऑफ द विंड 2018 में दिखाई दिए, जिसे पहले 1970 के दशक की शुरुआत में फिल्माया गया था। 34、 हॉपर के अन्य निर्देशन क्रेडिट में द लास्ट मूवी 1971, आउट ऑफ द ब्लू 1980, कलर्स 1988 और द हॉट स्पॉट 1990 शामिल है। उन्हें पेरिस ट्राउट 1991 में उनकी भूमिका के लिए सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में HBO फिल्म डबल क्रॉस्ड 1991, 24, 2002, NBC सीरीज ई रिंग 2005 से 2006 और स्टारज सीरीज क्रैश 2008 से 2009 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हॉपर का जन्म 17 मई 1936 को डॉज सिटी, कंसास में मार्जोरी में नी डेविस, 12 जुलाई 1917, 12 जनवरी 2007, 5 और जे मिलार्ड हॉपर, 6, 23 जून 1916, 7 अगस्त 1982 के घर हुआ था। उनके पूर्वज स्कॉटिश थे। 7 हॉपर के 2 छोटे भाई थे, मार्विन और डेविड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवार कैंसस सिटी, मिसौरी चला गया, जहां युवा हॉपर ने कैंसस सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में शनिवार की कला कक्षाओं में भाग लिया। जब वह 13 वर्ष का था, हॉपर और उसका परिवार सैन डिएगो चले गए, जहां उनकी मां ने एक लाइफगार्ड प्रशिक्षक के रूप में काम किया और उनके पिता एक पोस्ट ऑफिस मैनेजर थे, जिन्होंने पहले ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अग्रदूत, द्वितीय विश्व युद्ध में चीन बर्मा इंडिया थिएटर में काम किया था। 9-10 हॉपर को हेलिक्स हाई स्कूल में सफल होने की सबसे अधिक संभावना थी, जहां वह ड्रामा क्लब, भाषण और गायन में सक्रिय थे। 11 यह वहाँ था कि उन्होंने अभिनय में रुचि विकसित की, सैन डिएगो में ओल्ड ग्लोब थिएटर में अध्ययन किया और न्यूयॉर्क शहर में एक्टर स्टूडियो, उन्होंने ली स्ट्रेसबर्ग के साथ 5 साल तक अध्ययन किया। आजीविका 1954 से 1966, प्रारंभिक भूमिकाएं। अप्रैल 1957 में ABC टेलीविजन श्रृंखला कॉन्फ्लिक्ट के एक एपिसोड के लिए प्रचार फोटोग्राफ में 20 वर्षीय हॉपर अभिनेत्री कैरेन शार्प के साथ। बताया गया है कि हॉपर ने 1954 में जॉनी गिटार में एक बिना श्रेय वाली भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि जब फिल्म बनी थी तब वह हॉलीवुड में नहीं थे। 12 हॉपर ने जेम्स डीन, जिनकी वे बेहद प्रशंसा करते थे, के साथ रिबेल विदाउट ए कॉज 1955 और जायंट 1956 में 2 भूमिकाओं में फिल्मी करियर की शुरुआत की। सितंबर 1955 में एक कार दुर्घटना में डीन की मृत्यु ने युवा हॉपर को गहराई से प्रभावित किया और इसके तुरंत बाद ही फिल्म फ्रॉम हेल टू टेक्सास 1958 में उनका अनुभवी निर्देशक हेनरी हैथवे से टकराव हुआ। हॉपर ने कथित तौर पर हैथवे को हैथवे के निर्देशन में सहमत होने से पहले कई दिनों में एक दृश्य के 80 से अधिक टेक्स शूट करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार फिल्मांकन पूरा होने के बाद हैथवे ने कथित तौर पर हॉपर से कहा कि हॉलीवुड में उनका करियर खत्म हो गया है। 13、 अपनी पुस्तक लास्ट ट्रेन टू मेम्फिस में अमेरिकी लोकप्रिय संगीत इतिहासकार पीटर गुरलनिक कहते हैं कि 1956 में जब एल्विस प्रेस्ली हॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, हूपर साथी अभिनेता निक एडम्स के साथ रूममेट थे और तीनों दोस्त बन गए और एक साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाया। 1959 में हूपर एक्टर स्टूडियो में ली स्ट्रेसबर्ग के अंतर्गत मेथड एक्टिंग का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। 14 1961 में हूपर ने नाइट टाइड में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई, जो एक मनोरंजन पार्क में मत्स्यांगना को शामिल करते हुए एक वायुमंडलीय अलौकिक थ्रिलर थी। चार्ली रोज शो पर दिसंबर 1994 के एक साक्षात्कार में हूपर ने जॉन वेन को अपने करियर को बचाने का श्रेय दिया। हॉपर ने कहा कि ब्रुक हेवर्ड से शादी के कारण वह जॉन वेन की दोस्त, अभिनेत्री मार्गरेट सुलावन के दामाद थे और वेन ने हॉपर को द सन्स ऑफ कैटी एल्डर 1965
में एक भूमिका के लिए काम पर रखा था, जिसे हैथवे ने ही निर्देशित किया था, जिससे हॉपर को अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू करने में मदद मिली। शो हॉपर ने 1955 में रिचर्ड बून की टेलीविजन श्रृंखला मेडिक के एक एपिसोड में एक युवा मिर्गी के रोगी की भूमिका निभाते हुए शुरुआत की। वह लोकप्रिय टीवी श्रृंखला द राइफलमैन 1958 से 1963 के पहले एपिसोड में परेशान अनाथ नायक वर्नोन टिपेट के रूप में दिखाई दिए, जिसका उसके लालची चाचा द्वारा शोषण किया जाता है। श्रृंखला में चक कोनर्स ने अभिनय किया और प्रीमियर एपिसोड द शार्पशूटर सैम पेकिनपाह द्वारा लिखा गया था। 16 हॉपर बाद में टेलीविजन शो के 140 से अधिक एपिसोड में दिखाई दिए, जैसे गनस्मोक, बोनांजा, पेटीकोट जंक्शन, द ट्वाइलाइट जोन, द बारबरा स्टैनविक शो, द डिफेंडर्स, द इन्वेस्टिगेटर्स, द लीजेंड ऑफ जेसी जेम्स। 1967 से 1986 सफलता और प्रशंसा। 1970 में द लास्ट मूवी के संपादन के दौरान हॉपर अपनी दूसरी पत्नी मिशेल फिलिप्स के साथ हॉपर ने कूल हैंड ल्यूक 1967 में शर्त लगाने वाले बाबलूगाट्स की सहायक भूमिका निभाई थी। 1968 में हॉपर ने पीटर फोंडा, टेरी साउदर्न और जैक निकोलसन के साथ मिलकर इजी राइडर बनाया, जिसका प्रीमियर जुलाई 1969 में हुआ। एक महीने पहले ट्रू ग्रिट की रिलीज के साथ हॉपर ने उस गर्मियों में 2 प्रमुख बॉक्स ऑफिस फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। हॉपर ने इजी राइडर के लिए अपने सुधारात्मक तरीकों और अभिनव संपादन के लिए निर्देशक के रूप में व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। 17 उत्पादन फोंडा और हॉपर के बीच रचनात्मक मतभेदों और व्यक्तिगत कटुता। ब्रूक हेवर्ड के साथ हॉपर की शादी के विघटन, संपादक की मेज को छोड़ने की उनकी अनिच्छा और ड्रग्स और शराब के उनके बढ़ते दुरुपयोग से ग्रस्त था। 18 हॉपर ने इजी राइडर के बारे में कहा। 19 फिल्म पर नशीली दवाओं के उपयोग को दिखाने के अलावा यह हिप्पी जीवन शैली को चित्रित करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। हॉपर कुछ ऐसे पुरुष युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए जिन्होंने पारंपरिक नौकरियों और पारंपरिक अमेरिकी संस्कृति को अस्वीकार कर दिया, जिसका आंशिक रूप से फोंडा की लंबी साइडबर्न और हॉपर के कंधे तक के बाल और लंबी मूंछें है। उनके कट्टरपंथी दिखने के परिणामस्वरूप उन्हें मोटल में कमरे और रेस्तरां में उचित सेवा देने से मना कर दिया गया था। 20 फिल्म के दौरान विभिन्न दृश्यों में उनके लंबे बाल विवाद का विषय बन गए। 20 पत्रकार एन हॉर्नरे ने लिखा, प्रतिकूल नायकों के अपने चित्रण के साथ जो कठोर मध्यवर्गीय पाखंडों के लिए अपनी मध्यमा उंगली उठाते हैं, इजी राइडर 1960 के दशक का सिनेमाई प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता, मर्दाना बहादुरी और सत्ताविरोधी विद्रोह का एक सेल्यूलाइड गान। 21 फिल्म समीक्षक मैथ्यू हेस ने लिखा, डेनिस हॉपर की तुलना में कोई अन्य व्यक्तित्व 1960 के दशक के खोए हुए आदर्शवाद को बेहतर ढंग से नहीं दर्शाता है। अशार 1973 में हॉपर कई सालों तक अपनी इजी राइडर की सफलता को भुनाने में असमर्थ रहे। 1970 में उन्होंने द लास्ट मूवी को फिल्माया, जिसे स्टीवर्ट स्टर्न ने सह लिखा और पेरू में लास्लो कोवाक्स ने तस्वीरें खींचीं, और 1971 में इसका निर्माण पूरा किया। इसने उस वर्ष के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित साइडैल्क पुरस्कार जीता, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियो के नेताओं को इजी राइडर जैसी ब्लॉकबस्टर की उम्मीद थी और उन्होंने फिल्म को पसंद नहीं किया या इसे एक उत्साही रिलीज नहीं दी, जबकि अमेरिकी फिल्म दर्शकों को यह भ्रामक लगा, एक अमूर्त पेंटिंग की तरह जटिल। यूनिवर्सल में अपने स्क्रीनिंग रूम में लैब से ताज़ा पहला रिलीज प्रिंट देखने पर एमसीए के संस्थापक जूल्स सी. स्टीन अपनी कुर्सी से उठे और कहा, मैं इस युवा पीढ़ी को समझ नहीं पा रहा हूं। 23 अशांत संपादन प्रक्रिया के दौरान हॉपर ने खुद को ताओस, न्यू मैक्सिको में मेबल डॉज लुहान हाउस में, जिसे उन्होंने 1970 में खरीदा था, 24 लगभग पूरे 1 साल के लिए बंद कर लिया। इजी राइडर से बचे हुए मुनाफे के अधिकांश हिस्से पर फोंडा के अधिकारों का मुकदमा लड़ने के बीच
उन्होंने पिछला जो 1970 के पार्ट आया था हेलोवीन पर इसका द मामाज 1994 एंड में, द पापाज उस की समय गायिका ये मिशेल फिलिप से सुपर विवाह कर डुपर लिया। हिट मूवीज यह में से विवाह एक बन चुकी 8 थी, दिनों तक क्योंकि चला। इसका बजट उस ज़माने में 1994 के दौर के अंदर लगभग 30 से 35 मिलियन का था। और इसने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था उस समय, जो अभी तक कई मूवीज़ इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, $350 मिलियन इसका कलेक्शन रहा था, जो कि बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल था। और इसी वजह से इसका पार्ट हमें अब देखने को मिलने वाला है। बाकी पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।